हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म वाइस क्यूब एजुकेशन ग्रुप पर। गाइस, यहाँ पर हम देख रहे थे 50 क्वेश्चन के सेट हम चला रहे हैं। यहाँ पर जो भी आपकी आगामी एग्जाम है सबके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अभी फिलहाल में आपके एसएससी जीडी और सीएचएसएल का एग्जाम जो आ रहा है उन बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो इस याद से इसको करेंगे, याद से लगा लेंगे, एग्जाम में बहुत बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा है सेट नंबर 7। ठीक है, इससे पहले हम 6 सेट और देख चुके हैं। आज हम देखते हैं सेट नंबर 7। ओके, चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे बहुत फास्ट क्लास ज्वाइन करेंगे और सेशन को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। ठीक है, सेशन को अपने दोस्तों में शेयर करते जाएंगे और लाइक करेंगे। तो गाइस, ये आपके सोशल अकाउंट है, टेलीग्राम ग्रुप है, ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, पीडीएफ के लिए बच्चे पूछते रहते हैं, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। चलिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जयंती के सम्मान में किस शहर के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0, ठीक है, फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो गांधी जयंती के सम्मान में किया गया। ठीक है, तो पूछा जा रहा है किस शहर में किया गया। ठीक है, किस शहर में, वहां पर है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहां पर है। तो गाइस, ये भी ध्यान रखिए ये किस शहर में है। ठीक है, और इसी में फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का उद्घाटन किया गया। तो गाइस, कौन सा है? दिल्ली। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 की शुरुआत कहां से की गई है? दिल्ली से की गई है। और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहां पर है गाइस? तो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन को याद रखना है, नई दिल्ली में है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस महाद्वीप में चिनूक पवन, ठीक है, चिनूक पवन को स्नो ईटर, ठीक है, स्नो ईटर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो किस महाद्वीप में, किस कॉन्टिनेंट की बात हो रही है? तो सबसे पहले तो चिनूक पवन किस कॉन्टिनेंट में चलती है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि चिनूक पवन को स्नो ईटर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। हालांकि क्वेश्चन इस तरीके से बहुत ज्यादा कई बार बना है कि इनमें से कौन सी ठंडी पवन है या गर्म पवन है। ठीक है, या चिनूक पवन किस महाद्वीप में चलती है, या चिनूक पवन किस देश में चलती है, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, तो चिनूक चिनूक पहले तो देखते हैं, ये उत्तरी अमेरिका, ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में चलती है चिनूक पवन। उत्तरी अमेरिका में भी वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में भी वेस्ट साइड में चलती है। ठीक है, पश्चिमी साइड में। ओके, ध्यान रखेंगे, तो पश्चिमी। ओके गाइस, एक मिनट। ठीक है, पश्चिम में चलती है, नॉर्थ अमेरिका के भी वेस्ट में चलती है, तो उसे याद रखेंगे। चिनूक किस तरीके की पवन है गाइस? ये स्नो ईटर के रूप में भी इसे जाना जाता है, उत्तरी अमेरिका में चलती है। ठीक है, जैसे हमारे भारत में क्या है, लू चलती है ना, इसी तरीके से ये अलग अलग पवनें चलती हैं। ठीक है, हाँ, ये आपका क्वेश्चन है गाइस, ये आपको बताना है चिनूक जो है किस तरीके की पवन है, ये ठंडी हवा है या गर्म हवा है। ठीक है, ठंडी पवन है या गर्म पवन है, ये आपका क्वेश्चन है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए, कार्बन का निम्न में से कौन सा रूप सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? ठीक है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है कार्बन का कौन सा रूप? ठीक है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है जिसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ठीक है, जिसका गलनांक और क्वथनांक यानी जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है, दोनों ही हाई होते हैं। ठीक है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? कार्बन का। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो गाइस, क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि कार्बन का सबसे जो कठोरतम रूप है वह कौन सा है? तो सिंपल सा क्वेश्चन इस तरीके से बहुत बनता है। तो गाइस, हीरा है ना, कहा जाता है ना, हीरा सबसे ज्यादा कार्बन में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ठोस और सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ होता है कार्बन का रूप। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, हीरा वैसे भी हीरा सबसे ज्यादा ठोस पदार्थ ही होता है। ठीक है, तो वैसे भी याद रखेंगे। तो क्वेश्चन को याद रखना है, इसका गलनांक और इसका क्वथनांक, इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही बहुत ही उच्च होते हैं, हाई होते हैं। चले, 4 क्वेश्चन है, उस शब्द की पहचान कीजिए जिसका अर्थ आवर्त सारणी के लंबवत स्तंभ है। ठीक है, उस शब्द की पहचान कीजिए जिसका अर्थ आवर्त सारणी के लंबवत स्तंभ है। तो गाइस, कौन सा है? तो ये है समूह। ठीक है, समूह, ऑप्शन बी होगा आपका ग्रुप्स। ठीक है, ऑप्शन बी ग्रुप्स जो है आवर्त सारणी के लंबवत स्तंभ है, ऑप्शन बी समूह। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1680 में शिवाजी के पुत्र डैश अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1680 में, कब? 1680 में शिवाजी के पुत्र डैश अपने भाई राजा राम। ठीक है, तो शिवाजी के पुत्र अपने भाई राजा राम, तो शिवाजी के एक पुत्र राजा राम भी थे। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है, तो कौन थे? तो गाइस कौन थे? ये संभाजी। ठीक है, तो याद रखेंगे, पूछ लिया जाएगा कि राजा राम के भाई का नाम क्या था? संभाजी। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो राजा राम एवं संभाजी। और शिवाजी के बाद जो है उत्तराधिकार का जो युद्ध समाप्त हुआ था, उसके बाद सिंहासन किसको मिला था? तो किसको? संभाजी को मिला था। ठीक है, तो हर तरीके से क्वेश्चन को याद रखना है 1680 में। चलिए, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने 9 मार्च 2022 को रोल ऑफ लेवर्स इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया? ठीक है, रोल ऑफ लेवर्स इन इंडिया डेवलपमेंट पुस्तक का विमोचन किया किस केंद्रीय मंत्री ने? तो गाइस किस केंद्रीय मंत्री ने इसका विमोचन किया? तो भूपेंद्र यादव ने। किसने? भूपेंद्र यादव ने। ठीक है, तो याद रखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, हाँ, आपका क्वेश्चन यहाँ पे है गाइस, ये भूपेंद्र यादव के पास कौन सा मंत्रालय? ठीक है, किस मिनिस्ट्री से है ये भूपेंद्र यादव? ये आपका क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, निम्न में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के उपाय की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? ठीक है, पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने, किसने? मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता, ठीक है, स्वायत्तता के उपाय की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? तो किस वर्ष में स्वायत्तता के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया? गाइस मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 1906 में। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। ये प्रस्ताव स्वायत्तता का, मुस्लिम लीग के लिए स्वायत्तता का प्रस्ताव, मुस्लिम बहुल क्षेत्र। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे समझ नहीं पा रहे होगा, मैं समझाऊं कि एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग यहाँ पे की गई थी। किसकी? एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग यहाँ पे की गई थी। ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो वो प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 में। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान की मांग की गई थी। ठीक है, तो अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग अगर आ जाए तो वो प्रस्ताव 1940 में यहाँ पे लाहौर अधिवेशन हुआ था, 1940 का लाहौर। ठीक है, 1940 के लाहौर अधिवेशन में ये मांग की गई थी, इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो निम्न में से कौन सा त्योहार मेदम के मलयालमी महीने के पहले दिन पड़ता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में 14 या 15 अप्रैल को होता है? ठीक है, पूछा जा रहा है कि कौन सा त्योहार मेदम के मलयालमी महीने के पहले दिन पड़ता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में 14 या 15 अप्रैल को होता है? ठीक है, कौन सा त्योहार? गाइस पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे कौन सा त्योहार पूछा जा रहा है मेदम के मलयालमी महीने में। ठीक है, पहले दिन पड़ता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उसके 14 या 15 अप्रैल को होता है। तो गाइस कौन सा? विशु। ठीक है, विशु जो है फेस्टिवल ये होता है। ठीक है, अप्रैल 14 या 15 अप्रैल को होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे डैश कहा जाता है? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो याद रखना है कि महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश है गाइस, इनका पहला उपदेश कहाँ पे दिया? तो ये सारनाथ में दिया। ठीक है, सारनाथ में दिया पहला क्वेश्चन। कितने शिष्यों को दिया? तो 5 शिष्यों को दिया। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जा रहा है जिसे डैश कहा जाता है। ठीक है, तो इसको कहा क्या जाता है? तो गाइस इसको कहा जाता है, ऑप्शन डी होगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है बुद्ध के पहले जो है पहले उपदेश को। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। महापरिनिर्वाण किसको कहा जाता है गाइस? बुद्ध की मृत्यु। ठीक है, बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, ठीक है, जो इनकी समाधि मृत्यु जो भी हुई थी, उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, क्योंकि निर्वाण का मतलब ही होता है निर्वाण प्राप्ति, यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाना। ठीक है, महावीर निष्क्रमण कहा गया था जब इन्होंने गृह त्यागा था। ठीक है, गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महावीर निष्क्रमण कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? महावीर निष्क्रमण। ठीक है,
और निरंजना नदी के तट पर सभी को पता होगा, जो भी पढ़ते हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, बोधि वृक्ष या साल वृक्ष के नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानचित्र पर वर्षा के समान रीडिंग को मिलाने वाली रेखा डैश कहलाती है, ठीक है, मानचित्र पर वर्षा के समान रीडिंग को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, ये पूछा जा रहा है, तो ये आपको बताना है, ठीक है, तो ये बताना है। ओके, वर्षा के समान रीडिंग को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो गाइस ये कह रहा है कि दो वर्षा के क्षेत्र हैं, उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है, उनको मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, तो वो समवर्षा क्षेत्र, ठीक है, समवर्षा क्षेत्र कहलाती है। तो याद रखेंगे, आपका ऑप्शन बी होगा समवर्षा क्षेत्र, ठीक है, दो वर्षा वाले क्षेत्रों को, ठीक है, दो वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, इजी लैंग्वेज में समझेंगे, समवर्षा क्षेत्र कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये आपका आइस क्यूब का ऐप है, आप इसको याद से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारी स्टैटिक जीके की क्लासेस मिल जाएंगी, बहुत सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज से रिलेटेड स्टैटिक जीके के नोट्स मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ठीक है, तो उसको याद से डाउनलोड कर लेंगे। चलिए, निम्न में से कौन द पॉइजन ट्री, निम्न में से कौन द पॉइजन ट्री एक कहानी जो विधवा पुनर्विवाह के विषय से संबंधित है से जुड़े हैं, ठीक है, द पॉइजन ट्री एक कहानी है, एक स्टोरी है, किससे जुड़ी है, विधवा पुनर्विवाह से जुड़ी है, इसमें से इससे कौन संबंधित है गाइस, तो कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी एक कहानी है, ये विधवा पुनर्विवाह से संबंधित, ठीक है, इससे जुड़े हुए हैं, इससे संबंधित है कौन, बंकिम चंद्र चटर्जी, द पॉइजन ट्री, ठीक है, सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा, द पॉइजन ट्री से संबंधित कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। निम्न में से किस नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पूछा जा रहा है गाइस, किस रिवर को, किस नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है गाइस, तो किसको जाना जाता है, चार ऑप्शन है यहाँ पे आपकी, तो किसको जाना जाता है, पेन्नार, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, पेन्नार नदी, पेन्नार रिवर को उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो पेन्नार नाम से थोड़ा सा पकड़ेंगे, पेन्नार पिनाकिनी, पेन्नार पिन्ना, पेन्नार पिन्ना, ठीक है, तो याद रखेंगे, पेन्नार नदी को जाना जाता है, केरल में है, ठीक है, कहाँ पर है ये, केरल में है। 1929 में खुदाई खिदमतगार का आयोजन किसने किया, ठीक है, तो पहली बार तो याद रखेंगे खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार जो संस्थान है, संगठन है, ठीक है, ये किसने बनाया, ठीक है, तो ये किसने बनाया गाइस, अब्दुल गफ्फार खान है, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने कब बनाया, 1929 में, ठीक है, 1929 में किसने बनाया, ऑप्शन ए होगा अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान पूरा नाम है इनका, इनको सीमांत गांधी, किस नाम से, इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार जो संगठन है, इसको लाल कुर्ती, क्या लाल, इसको लाल कुर्ती, इसको लाल कुर्ती संगठन, ठीक है, लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी जाना जाता है, किसको, खुदाई खिदमतगार को जो है लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस संगठन के लोग क्या है, लाल कलर का जो है कुर्ती पहनते थे, तो लाल कुर्ती संगठन भी कहते हैं, खुदाई खिदमतगार संगठन भी कहा जाता है। 1929 में इसकी स्थापना हुई, खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसकी स्थापना की, इनको सीमांत गांधी, इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। ओके, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्रा वृतांत रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स, प्रसिद्ध यात्रा वृतांत रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है, यात्रा वृतांत, ठीक है, यात्रा का विवरण, ठीक है, किसने लिखा अपनी यात्रा के समय ये विवरण, क्या नाम है, रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, ठीक है, ये किसने लिखा गाइस, तो ये फाहियान ने, ठीक है, किसने लिखा, ये फाहियान ने लिखा है, रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, ठीक है, किसने लिखा है, फाहियान ने, और ये किसके दरबार में था गाइस, ये था चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, द्वितीय के शासनकाल में आया था, तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, गुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय में मिलन हिमनद से निकलती है, जहां इसे गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है,
ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी, कौन सी रिवर नेपाल हिमालय में मिलन हिमनद, ठीक है, वहां पर एक ग्लेशियर है मिलन नाम का, उससे निकलती है, जहां पर इसे क्या गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जहां पर इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको बताना है कौन सी नदी है। तो गाइस कौन सी है, सरयू नदी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सरयू नदी हिमालय पूछ लिया जाए तो कहां से, नेपाल हिमालय से निकलती है, किस हिमनद से, तो किस ग्लेशियर से, तो मिलन ग्लेशियर से, मिलन हिमनद से, और वहां पे इसे किस नाम से जाना जाता है गाइस, तो इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस महिला को भारतीय क्रांति की जननी, किस महिला को भारतीय क्रांति की जननी या भारतीय क्रांति की माँ, ठीक है, भारतीय क्रांति की जननी या भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है, किस महिला को। ठीक है, तो ये बताना है आपको किसको जाना जाता है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। ठीक है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के रूप में किस महिला को जाना जाता है, तो गाइस कौन है, ये है मैडम कामा। ठीक है, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, इनका पूरा नाम है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। ओके, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, इन्होंने जर्मनी के स्टुटगर्ट में पहला जो भारतीय फ्लैग है भारत से बाहर, ठीक है, भारतीय जो झंडा है, भारतीय तिरंगे को भारत से बाहर फहराने वाली पहली व्यक्ति थी ये। ठीक है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों में ही पहली व्यक्ति कौन है, भारतीय तिरंगे, भारतीय झंडे को बाहर फहराने वाली, तो कौन है, मैडम कामा या मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। ठीक है, ये भारतीय क्रांति की माँ, भारतीय क्रांति की जननी, ठीक है, ये कहलाती है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। ओके, इसे याद रखेंगे। चलिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों, ठीक है, जर्मनी में फहराया था, ध्यान रखेंगे, जर्मनी के स्टुटगर्ट, जर्मनी के स्टुटगर्ट में फहराया था इन्होंने तिरंगा, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के ताजे पानी में डॉल्फिन की एक प्रजाति पाई जाती है जिसे स्थानीय रूप से डैश कहा जाता है। ठीक है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जो ताजे पानी है उसमें एक डॉल्फिन की प्रजाति पाई जाती है गाइस। ठीक है, डॉल्फिन की प्रजाति पाई जाती है, उसको स्थानीय रूप में यानी लोकल, वहां के लोगों में लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सुसु। ठीक है, क्या कहा जाता है इस डॉल्फिन को, गंगा ब्रह्मपुत्र में एक डॉल्फिन पाई जाती है, उसको स्थानीय लैंग्वेज में वहां पर सुसु कहा जाता है। सुसु क्यों कहा जाता है गाइस, डॉल्फिन क्या करती है, ये जब डॉल्फिन का सुना होगा, इसका कॉन्सेप्ट होता है थोड़ी थोड़ी देर में क्या है, पानी के ऊपर आकर ये क्या है, पानी से बाहर अपना मुंह निकालकर सांस लेती है ना, तो ये सांस लेती है, सू सू की आवाज करती है वहां पर। ठीक है, सू सू की आवाज करती है बहुत ज्यादा, तो वहां के लोग इन्हें क्या है, लोकल लैंग्वेज में इसको सुसु कह देते हैं वहां पे। ठीक है, कभी भी पूछ लिया जाए सुसु कौन सा जीव है, तो ध्यान रखेंगे गंगेटिक डॉल्फिन है। क्या है, गंगेटिक डॉल्फिन है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के जल में पाई जाती है। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसके लेखक पूछा जा रहा है गाइस, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लेखक है। अगर ये नारा पूछ लेता तो ये नारा तो किसी और का ही था, लेकिन ये गीत किसने लिखा था। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, मैंने शाम वाली क्लास में ही, कल शाम को ही आपको महत्वपूर्ण जो वचन और नारे हैं, इंपॉर्टेंट जो हैं स्लोगन्स, ठीक है, नारे और वचन, वो अभी शाम वाली क्लास में ही कराएं, तो उसे कर लेंगे, जाके देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्लास, उसको कर लेंगे। कल शाम को 9 बजे कराया है महत्वपूर्ण नारे वचन। ठीक है, चले, तो किसका है गाइस, मोहम्मद इकबाल। ओके, मोहम्मद इकबाल इसके लेखक हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, कौन है, मोहम्मद इकबाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रोहिंग्या कहाँ के अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, रोहिंग्या ये क्या है, अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, कहाँ के हैं ये पूछा जा रहा है गाइस, बहुत ज्यादा करंट में अक्सर ये न्यूज में छाए जाते हैं रोहिंग्या। ठीक है, ये कहाँ के अल्पसंख्यक है, क्यों छाए रहते हैं गाइस, क्योंकि इनका बेचारों का कहीं पे कोई स्थायी ठिकाना ही नहीं है। हर देश ये कहता है कि ये हमारे यहाँ के नहीं है, ये हमारे यहाँ के नहीं है, लेकिन ये हैं कहाँ के, ये हैं गाइस म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के हैं ये निवासी, लेकिन बेचारे अपने जीवन यापन को ऐसे ही घूम घूम के व्यतीत करते हैं। चलिए, भारत में नागरिक उड्डयन का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, भारत में नागरिक उड्डयन, ठीक है, नागरिक उड्डयन का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया। ठीक है, फादर ऑफ सिविल एविएशन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ठीक है, भारत में नागरिक उड्डयन का जनक किसे कहा जाता है, तो गाइस किसे, JRD टाटा को। ठीक है, JRD टाटा को नागरिक उड्डयन का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया। ठीक है, चलिए, तो गाइस
ऐप को याद से डाउनलोड करते जाएंगे आप लोग। शिमला समझौता, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला समझौता पर इंदिरा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षर हुए, ठीक है। तो शिमला समझौता पर इंदिरा गांधी जी और किसके बीच हस्ताक्षर हुए ये बताना है, ठीक है। शिमला जो समझौता था, शिमला एग्रीमेंट, उस पे इंदिरा गांधी जी थी एक साइड और किसके बीच हस्ताक्षर हुए, तो जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच, ठीक है। जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच जो हस्ताक्षर हुए किस पे, शिमला एग्रीमेंट पे, ठीक है। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी कहा जाता था, तो याद रखेंगे आयरन लेडी कहा जाता था, ठीक है। अब आपका एक बहुत देर बाद क्वेश्चन एक आया है, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, जब पीएम थी, तो वो ईयर कौन सा था, ठीक है। ईयर आपको बताना है किस साल में ये भारत की प्रधानमंत्री थी, ठीक है। चलिए, माधवीपुरी बुच किस संगठन की पहली महिला अध्यक्ष हैं? माधवीपुरी बुच इनमें से किस संगठन की पहली महिला अध्यक्ष हैं? तो गाइस किसकी हैं? सेबी की, ठीक है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है कौन? माधुरीपुरी बुच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अगस्त 2022 में फिड अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ, ठीक है, FIDE यानी अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो किसे? विश्वनाथ आनंद, ठीक है। विश्वनाथ आनंद को नियुक्त किया गया, तो इसे याद रखेंगे, भारत के हैं इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, किस वायसरॉय ने भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली शुरू की, ठीक है। सहायक गठबंधन प्रणाली, किस वायसरॉय ने भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली शुरू की, ठीक है। तो इसका आंसर बताना है, सहायक गठबंधन प्रणाली तो किसने? लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक गठबंधन प्रणाली शुरू की। अब इसको इजी लैंग्वेज में देखें तो सहायक संधि, ठीक है। वेलेजली की क्या है? सहायक संधि, ठीक है। वेलेजली की सहायक संधि, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है कि सहायक संधि किसने शुरू की, तो वेलेजली ने शुरू की। भारत में, ये भारत की बात हो रही है, यहां पर पूछी जा रहा है भारत में, ठीक है। भारत में शुरू की है, लेकिन अगर सहायक संधि के अगर फादर पूछ लिए जाए, जनक पूछ लिए जाए सहायक संधि के, तो कौन होंगे गाइस? डुप्ले, ठीक है, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे, सहायक संधि के अगर जनक पूछ लिए जाए तो डुप्ले होंगे, लेकिन भारत में सहायक संधि को किसने शुरू किया, तो किसने? वेलेजली ने, ठीक है। वेलेजली की सहायक संधि जिसको सहायक गठबंधन प्रणाली भी कहा जाता है। चलिए, विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन है, ठीक है। तो किसमें गाइस? विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक, कितने? 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन है, ठीक है। तो कौन है गाइस? मैंने बताया था जो फर्स्ट होता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो पहली है, ये कौन है? तो रूपल चौधरी, ठीक है। ऑप्शन बी होगा, रूपल चौधरी 2 पदक जीत कर लाई है, किसमें? विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स में, ठीक है। तो इसमें 2 पदक जीत कर लाई है कौन? रूपल चौधरी। चलिए, और ये पहली भारतीय महिला है ऐसी जिन्होंने अंडर-20 विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक जीते हैं, ठीक है। निम्न में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा, ठीक है। तो पूछा जा रहा है इनमें से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा, ठीक है, उसके राइटर कौन है, तो ये पूछा जा रहा है गाइस। तो कौन है? अनीता देसाई, ठीक है। अनीता देसाई ने उपन्यास लिखा है, कौन सा? इन कस्टडी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नीदरलैंड की राजधानी क्या है? नीदरलैंड की कैपिटल पूछा जा रहा है गाइस। मैंने राजधानियों के ऊपर भी आपको टॉपिक करा रखा है, क्लास करा रखी है मैंने बहुत अच्छे से, मैपिंग के साथ आपको लोकेशन, उस देश की करेंसी, उस देश की लोकेशन मैप में, ठीक है, बाय मैप पे कराया है। उसकी क्या बोलते हैं, कैपिटल, सब कुछ कराया है। उसकी आसपास की जो उसको कंट्री टच करती हैं, वो पूरा का पूरा मैंने बहुत अच्छे से आपको कराया है, तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हॉट टॉपिक्स बाय छवि मैम के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी होगी, वहां पर जाके आप करेंगे, ठीक है। वहां पे बहुत अच्छे से कैपिटल्स करा रखी है। तो इसकी कैपिटल क्या है गाइस? एम्स्टर्डम, ठीक है। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम है, ऑप्शन ए, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा नोंग तुम है, ठीक है। किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है, जो नेशनल करेंसी है, वो क्या है? नोंग तुम, ठीक है। नोंग तुम है किस देश की? तो किसकी है गाइस? ये भूटान की, ठीक है। भूटान की जो नेशनल करेंसी है वो नोंग तुम है, ठीक है। तो याद रखिए, करेंसी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैंने आपको जो पिछला क्वेश्चन कैपिटल वाला बताया था, उसी मैंने सेशन में हॉट टॉपिक वाइज छवि मैम वाले सेशन में ही आपको
करेंसीज भी करा रखे हैं, ठीक है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग अपने राजनीतिक अर्थ में किया और हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया, ठीक है। तो पहले तो याद रखना है भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को किसने स्वीकार किया, एक क्वेश्चन तो ये बन गया, एक क्वेश्चन ये बनता है। और निम्न में से किसने सर्वप्रथम, कब सर्वप्रथम स्वराज शब्द, किसको, स्वराज शब्द का प्रयोग अपने राजनीतिक अर्थ में किया, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं कि किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का उपयोग किया अपने राजनीतिक अर्थ में, या स्वराज शब्द का उपयोग किसने सबसे पहले किया, ठीक है। और हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया, ठीक है। तो किसने किया गाइस, ये है बाल गंगाधर तिलक। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले राजनीतिक अर्थ में किया। राजनीतिक अर्थ यानी अपना जो है, यहाँ पे इन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन था, सूरत अधिवेशन, वहीं पे इन्होंने पहली बार स्वराज शब्द को बोला था, ठीक है। इससे पहले अगर पूछ लिया जाए कि स्वराज शब्द को गढ़ा किसने, ठीक है, स्वराज शब्द को दिया किसने, तो कौन थे गाइस, दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए कि स्वराज शब्द को किसने गढ़ा, किसने गढ़ा या किसने बनाया, ठीक है, या किसने दिया, तो ये किस, कौन होगा गाइस, दयानंद सरस्वती होंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है राजनीतिक अर्थ में, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर ऐसे बनता है कि अपने राजनीतिक अर्थ में किसने स्वराज शब्द पहली बार दिया, या किसने कांग्रेस के अधिवेशन में या कांग्रेस की समिति में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। तो तिलक हैं, तो इन्हें याद रखेंगे, कौन है, बाल गंगाधर तिलक। इन्हीं का कथन है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, ठीक है। तो ये तिलक होंगे, ठीक है, तो याद रखेंगे। नहीं गाइस, यहाँ पे अधिवेशन मैंने आपको गलत बता दिया, सूरत अधिवेशन नहीं होगा। आई थिंक एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मेरे दिमाग से थोड़ा सा डाटा स्किप कर रहा है। आई थिंक 1896 का अधिवेशन होगा माय डियर। एक बार आप इस डाटा को कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। एक बार डाटा को कंफर्म कर लेंगे, जब तिलक जी ने ये दिया था, मेरे दिमाग से थोड़ा सा डाटा स्किप कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आंकड़े बहुत एग्जैक्ट याद नहीं रहते हैं। तो एक बार आप लोग क्रॉस चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसे बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम WTO। WTO की स्थापना डैश में हुई, WTO की स्थापना डैश में हुई। तो कब हुई गाइस ये WTO की स्थापना, 1995 में, ठीक है। 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है, 1995 में WTO की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है, जो भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का एक संग्रह है, ठीक है। तो थेरी गाथा क्या है, एक ये बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही याद रखना है, सीधा सीधा थेरी गाथा दे दिया जाएगा। थेरी गाथा किसका ग्रंथ है, वहां दे दिया जाएगा बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, वैष्णव ग्रंथ है, शैव ग्रंथ है, हिंदू ग्रंथ है, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं वहां पे। तो बौद्ध ग्रंथ है थेरी गाथा, ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें क्या है, भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का एक संग्रह है, ठीक है। तो ये हिस्सा पूछा जा रहा है, ये किसका हिस्सा है, तो गाइस किसका है, सुत्त पिटक का, ठीक है। थेरी गाथा सुत्त पिटक का हिस्सा है। 3 पिटक थे बौद्ध धर्म में, ठीक है। एक तो सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, ठीक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक थे बौद्ध ग्रंथ में, तो इसे याद रखेंगे। चलिए अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो गाइस किसको, 22 मई को, ठीक है। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब, 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2022 को किस शहर में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया, ठीक है। तो पूछा जा रहा है नरेंद्र मोदी जी ने 5G सेवाएं कहां पर आरंभ की, तो कहां पर गाइस, न्यू दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में 5G सेवाएं शुरू की। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 5G सेवाएं नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में शुरू की। भारतीय महाकाव्य महाभारत व्यास द्वारा लिखित की 18 पुस्तकों में से छठी कौन सी है जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का अध्ययन किया गया, ठीक है। पूछा जा रहा है महाकाव्य, पहली बार तो हमारा जो महाकाव्य है भारत का या विश्व का महाकाव्य है महाभारत, ठीक है। इसमें ये किसके द्वारा रचित है, ये याद रखेंगे, वेद व्यास, ठीक है, वेद व्यास या व्यास जी के द्वारा रचित है, तो ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन बनता है कि महाभारत किसके द्वारा रचित है, तो व्यास जी के द्वारा रचित है, ठीक है। इसकी 18 पुस्तक हैं, 18 पुस्तकों में से एक पुस्तक है छठी, एक पुस्तक है छठी, कौन सी है जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का अध्ययन किया गया, ठीक है। छठे नंबर की पुस्तक कौन सी है जिसमें भगवत गीता का अध्ययन किया गया है, तो गाइस कौन सी है, वह है भीष्म पर्व, ठीक है। ऑप्शन डी होगा भीष्म पर्व। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार, ठीक है, किसे पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया, ठीक है। तो किसे नामित किया गया, तो ये सुएला ब्रेवरमैन को, ठीक है, सुएला ब्रेवरमैन को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, ठीक है। तो पूछा जा रहा है सूरसेन जो महाजनपद था उसकी कैपिटल पूछी जा रही है, कहाँ थी गाइस, 16 महाजनपद थे, ठीक है। हम पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास में, हिस्ट्री में 16 महाजनपद थे जिसमें से एक थी सूरसेन, ठीक है। उसकी राजधानी पूछा जा रहा है, तो गाइस कहाँ थी सूरसेन की राजधानी, मथुरा, ठीक है। सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा थी, तो उसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मौर्य शासक ने सिंहासन त्याग कर जैन धर्म अपना लिया, ठीक है, जैन धर्म अपना लिया, किस मौर्य शासक ने सिंहासन को त्यागा और जैन धर्म को अपना लिया, ठीक है। तो कौन थे गाइस, सबसे जो काफी पराक्रमी शासक थे, कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था और दक्षिण भारत में जाकर इन्होंने क्या था, वहां पर संलेखना विधि के द्वारा कर्नाटक में अपने प्राणों को त्याग दिया था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि कौन से मौर्य शासक ने संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों को त्यागा, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों को किस तरीके से त्यागा, तो संलेखना विधि के द्वारा, ठीक है। ये विधि ऐसी होती है, इसमें खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया जाता है, जैसे अनशन पे बैठ जाते थे वैसे सब कुछ छोड़ के सीधा का सीधा ध्यान मग्न हो जाते हैं, समाधि में बैठ जाते हैं, धीरे धीरे प्राण निकल जाते हैं। जब कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो प्राण तो निकलेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट है, कलहणकृत, एक मिनट गाइस, सॉरी, कलहणकृत राजत रंगणी कितने तरंगों में विभाजित है, ठीक है। कलहणकृत यानी कलहण की एक रचना है, कलहण की एक पुस्तक है राजत रंगणी, ठीक है, राजत रंगणी, ठीक है, राजत रंगणी, यह कितने तरंगों में विभक्त है, ठीक है, कितने तरंगों में विभक्त है ये पूछा जा रहा है गाइस। तो राजत रंगणी कितने में है, 8, ठीक है, ये 8 तरंगों में बटी हुई है राजत रंगणी, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है, ठीक है, पाल वंश का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है, तो किसको माना जाता है गाइस, ये महिपाल को, ठीक है। पाल वंश का जो सेकंड संस्थापक है महिपाल, और अगर पूछ लिया जाए फर्स्ट संस्थापक या पाल वंश का ओनली संस्थापक, अगर यहाँ से दूसरा शब्द को हम हटा दें ना, दूसरा शब्द को हटा दें तो सिर्फ पाल वंश का अगर संस्थापक आ जाए तो गाइस कौन होगा, गोपाल होगा, ठीक है, और दूसरा संस्थापक शब्द आ जाए तो महिपाल होगा, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए सूफी परंपरा के संदर्भ में खानकाह शब्द का अर्थ है, ठीक है, सूफी परंपरा में एक शब्द है खानकाह, उसका मतलब पूछा जा रहा है क्या है गाइस, तो क्या है, एक धर्मशाला, ठीक है, खानकाह एक धर्मशाला हुआ करती थी, सूफी परंपरा के जो शब्द था खानकाह एक धर्मशाला था, ठीक है। चलिए विजयनगर में शासन करने वाले सैन्य कमांडरों को डैश कहा जाता था, ठीक है, कहाँ पर, जो विजयनगर साम्राज्य था वहां पर शासन करने वाले सैन्य कमांडर जो होते थे उनको क्या कहा जाता था, तो उनको अमर नायक, ठीक है, किस नाम से जाना जाता था, अमर नायक के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी गैंडिल्यू, ठीक है, रानी गैंडिल्यू निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, रानी गैंडिल्यू जो है एक स्वतंत्रता सेनानी थी, एक बहुत ही जो है एक आयरन लेडी की तरह थी, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था गाइस, तो ये मणिपुर की रहने वाली थी, कहाँ की, मणिपुर की रहने वाली थी, ध्यान रखेंगे। और इन्हें रानी की उपाधि किसने दी थी, नेहरू जी ने, ठीक है, नेहरू जी ने दी थी। ओके इसे याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने, चाचा नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी गैंडिल्यू को, ठीक है, तो याद रखेंगे। पहला कारखाना अधिनियम 1881 में मुख्य रूप से डैश से संबंधित था, ठीक है, पूछा जा रहा है पहला कारखाना अधिनियम 1881 मुख्य रूप से किससे संबंधित था, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यही याद रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि पहला कारखाना अधिनियम कब आया, तो 1881 में आया, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना है जो पहला कारखाना अधिनियम था, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब आया, तो 1881 में आया। किससे संबंधित था, तो गाइस ये बाल मजदूर, ठीक है, ये किससे, बाल मजदूर से संबंधित था। यहाँ पर बच्चों के जो कार्य अवधि थी वो 12 घंटे से घटाकर आई थिंक 9 घंटे,
ठीक है, आई थिंक 9 घंटे कर दी गई थी। ठीक है, तो पहले कारखाने अधिनियम में बच्चों की मजदूरी इतनी कर दी गई थी, और बच्चों को क्या है, हफ्ते में 1 दिन की यहाँ पर छुट्टी भी प्रोवाइड करा दी गई थी। ठीक है, इससे पहले बच्चों पे 12 घंटे काम कराया जाता था, तो ये बाल अधिनियम था। ठीक है, यहाँ पे महिलाओं का भी कुछ काम कम किया गया था कि महिलाएं भी थोड़ा कम काम करेंगी। तो ये मुख्य रूप से पहला जो कारखाना अधिनियम है महिला और बच्चों से संबंधित था, ये भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे पहला कारखाना अधिनियम मुख्य रूप से बच्चों से संबंधित था, लेकिन महिलाएं भी थी इसमें। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? ठीक है, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है पूरे वर्ल्ड का, पूछा जा रहा है कौन सा। तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो स्टार लगाएंगे। कौन सा है गाइस? महासागर। ठीक है, महासागर विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। सबसे बड़ा या सबसे स्थिर भी पूछ लिया जाए। ठीक है, स्थिर, स्थिर, ठीक है, स्थिर एक तरीके से स्टेबल जो है पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर, क्योंकि महासागर की जैव विविधता काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। चलिए, कौन सा पर्वत फ्रांस और स्पेन को अलग करता है? ठीक है, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत है, कौन सा पर्वत इनको दो अलग देशों में बांटता है, ये पूछा जा रहा है गाइस। तो कौन सा है? पायरेनीज। ठीक है, पायरेनीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन की सीमा को अलग करता है, तो उसे याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन गोंडवाना भूभाग से जुड़ा है? ठीक है, भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन जो है गोंडवाना भूभाग से जुड़ा है? ठीक है, जो गोंडवाना लैंड हम पढ़ते हैं, हमारा जो प्रायद्वीप का पठार है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत है, तो प्राचीन क्षेत्र गोंडवाना भूभाग से जुड़ा है। कौन सा? तो कौन सा है गाइस? दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार जो है हमारा प्राचीन गोंडवाना भूभाग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। चलिए, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ठीक है, दक्षिण भारत की पूछा जा रहा है गाइस, दक्षिण भारत की जो हाईएस्ट पीक है। ठीक है, दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की, पूरे दक्षिण भारत की हाईएस्ट पीक पूछा जा रहा है, सबसे ऊंची चोटी पूछा जा रहा है, तो कौन सी है गाइस? अनाईमुड़ी। ठीक है, कौन सी है? अनाईमुड़ी। और दोड़ा बेटा, दोड़ा बेटा जो है सेकंड लार्जेस्ट पीक है। ठीक है, दोड़ा बेटा दक्षिण भारत की सेकंड जो है सबसे हाईएस्ट, लार्जेस्ट कह रही हूँ, सेकंड हाईएस्ट पीक है, सेकंड सबसे ऊंची पीक है। और फर्स्ट कौन सी है गाइस? अनाईमुड़ी है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे दोड़ा बेटा और अनाईमुड़ी में कंफ्यूज होते हैं। एक ट्रिक बताती हूँ, कभी भी नहीं भूलोगे। तो गाइस दोड़ा बेटा सेकंड है, अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी जैसे मुड़ी से मुंडी याद रखो। ठीक है, मुंडी क्या है? हमारे पूरे शरीर से सबसे ऊंचाई पे क्या है? मुंडी है ना, सबसे ऊंची मुंडी होती है, तो हम सब कुछ देख पाते हैं ना। तो अनाईमुड़ी, तो मुंडी क्या है? सबसे ऊंची होगी, तो अनाईमुड़ी सबसे ऊंची है दक्षिण भारत की। ठीक है, अनाईमुड़ी सबसे ऊंची है दक्षिण भारत की, क्योंकि मुंडी सबसे ऊंची होती है। ठीक है, एक छोटी सी ये ट्रिक है, तो याद रखेंगे। दोड़ा बेटा सेकंड है। ठीक है, महेंद्रगिरी ये क्या है? उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है, महेंद्रगिरी उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है, और धूपगढ़ है जो ये एमपी में सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए, चेरव नृत्य, चेरव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? चेरव नृत्य किस राज्य का जो है पारंपरिक नृत्य है? गाइस, अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने आपको जो फोक डांस एंड क्लासिकल डांस, ठीक है, लोक नृत्य और जो आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, उन पे मैंने एक वीडियो कराई है, अभी 4-5 दिन ही हुए। वहां पे मैंने पूरे के पूरे इंडिया के सारे लोक नृत्य और आपके जो क्लासिकल डांस हैं, ठीक है, आपके शास्त्रीय नृत्य सारे के सारे मैंने आपके वहां पे कवर किए हैं, तो उसको जाके देख सकते हो, क्योंकि नृत्यों से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, चेरव नृत्य जो है मिजोरम का नृत्य है। चलिए, निम्न में से किस फल को चारा फसलों की रानी के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, चारा फसलों की रानी, किस फल को चारा फसलों की रानी के रूप में भी जाना जाता है? तो किस फल को? ठीक है, तो गाइस कौन सा फल है? ये है ल्यूसर्न। ठीक है, ल्यूसर्न जो फ्रूट है, इसको चारा फसलों की रानी के रूप में जाना जाता है। ओके, याद रखेंगे। क्वीन ऑफ फूडर क्रॉप्स, ठीक है, क्वीन ऑफ फूडर क्रॉप्स, चारा फसलों की रानी के रूप में जाना जाता है ल्यूसर्न फ्रूट को। चलिए, नेक्स्ट है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में रबड़ का उत्पादन करता है? ठीक है, सबसे ज्यादा रबड़ का जो है उत्पादन कौन सा राज्य करता है भारत में, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा रबड़ जो है प्रोड्यूस कौन सा राज्य करता है, ये पूछा जा रहा है गाइस। तो कौन सा राज्य करता है? ये है केरल। ठीक है, सबसे ज्यादा रबड़ कौन? केरल उत्पादित करता है, तो इसे याद रखेंगे। कौन करता है गाइस? केरल सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन करता है। देखिए, महाराष्ट्र में आपका सबसे ज्यादा प्याज, ठीक है, प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कर्नाटक में आपका सूरजमुखी,
सूरजमुखी, रेशम, है ना, आदि चीजों का सबसे ज्यादा जो है उत्पादन होता है ना। तो इन चीजों को याद रखेंगे। आपका तमिलनाडु में, आपका कमेंट बॉक्स में ये आपका क्वेश्चन है, तमिलनाडु में आप बताएंगे कि सबसे ज्यादा तमिलनाडु क्या उत्पादन करता है फसलों में, ठीक है, फसलों में सबसे ज्यादा क्या उत्पादन करता है। तो गाइस यहीं पे होता है सेशन खत्म। ये आपके जो भी बच्चे पीडीएफ पीडीएफ चिल्लाते हैं ना, टेलीग्राम ग्रुप को याद से ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो गाइस यहीं पे आपका सेशन खत्म होता है। मिलते हैं शाम को 9 बजे वाली मेरी क्लास में, जहां हम टॉपिक वाइज क्लास देख रहे हैं। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वहां पर, तो सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।